हमें इस देश को ढंग से अगर समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिना इनइक्वालिटी से लड़े हुए इस तरह के छोटे सपने जो हैं वो नशा है। आप कैंसर कह लीजिए, आप नशा कह लीजिए। आपने 4 सपने दिखाए, सबको कहा कि सबको यही करना चाहिए, जो नहीं करा हुआ सपना, जो नहीं कर पाया वो नालायक है, अयोग्य है। वो दूसरे कर पा रहे थे, ये क्यों नहीं कर पा रहा था। घरों में लोगों ने कहना शुरू किया, समुदायों में लोगों ने ये कहना शुरू किया, अब तो सरकारों ने कहना शुरू किया। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए। सबको रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सबको सही से सपने लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? व्यवस्था की थी ना। और व्यवस्था वो कर नहीं पाई तो उसने क्या किया, झुंझुने पकड़ा दी और बाद में उन्हीं से लड़ी। ठीक है, युवाओं के हाथ में लगा दिया यूपीएससी और आईआईटी और दूसरी चीज़ें, और जो गैर युवा लोग हैं उनके हाथ में मंदिर मस्जिद पकड़ा दिया। आप झुंझुनों से दरअसल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज मास्टर जी की बैठक के इस एपिसोड में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और आज का एपिसोड मेरे दिल के बेहद करीब है, खास एपिसोड है, क्योंकि एक टीचर आज दूसरे टीचर के साथ इस बैठक में मौजूद हैं और वो एक सेलिब्रिटी टीचर हैं, तो आप सभी भली बातें उनसे परिचित होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर विजेंद्र चौहान का। थैंक यू सर, थैंक यू सत्येंद्र जी, आपको मुझे मास्टर जी की बैठक में बुलाने के लिए। सर माय प्लेजर। तो सबसे पहले तो सर, बीइंग अ सेलिब्रिटी टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर, या मैं कहूँ कि सोशल इन्फ्लुएंसर, तो आप कौन से रोल में अपने आप को ज़्यादा फिट मानते हैं? मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मास्टर जी की बैठक में बैठा हूँ। हाँ जी। लेकिन ये बात मैंने बार बार कही है कि मैं मूलतः एक टीचर हूँ। मैं मूलतः एक, और आई एम प्राउडली सो। ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए मुझे किसी किस्म की अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है। लोगों ने पहचानना तो अब शुरू किया है, लेकिन टीचर तो मैं हमेशा से था। बिल्कुल। और टीचर होना मेरी वो आइडेंटिटी है जो मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है। मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी देखते हैं, इंटरव्यूअर की तरह तो खैर देखते ही हैं। कई लोग आजकल इन्फ्लुएंसर भी बोलने समझने लगे हैं। बिल्कुल। और मुझे इनमें से किसी पहचान से ऐसा कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आई विल डाई एज अ टीचर। और ये पहली बार की बात नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप तो उस इंडस्ट्री के आसपास से आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अवसर बार बार आए जब हमसे कहा गया कि आप टीचिंग छोड़िए, कोचिंग में ही आ जाइए। बिल्कुल। और जाहिर है कि पिछले 20-22 साल से कर रहा हूँ, आसपास बहुत प्यारे प्यारे दोस्त रहे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन ये पहले दिन से क्लियर था कि मैं मूलतः शिक्षक हूँ, और शिक्षक में भी मैं प्राइमरीली उन बच्चों का शिक्षक हूँ जो कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन पा रहे होते हैं। इसलिए वो मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है, और इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ। मैं इसलिए भी खुश हूँ इस आइडेंटिटी से, क्योंकि मुझे इस देश के कुछ बेहतरीन टीचर एजुकेटर्स ने टीचर बनाया है। दिल्ली में एक जगह है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, CIE कहलाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं वहाँ का स्टूडेंट था, जहाँ मैंने B.Ed किया, जहाँ प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल, पूनम बत्रा, शानदार टीचर एजुकेटर्स इस देश के, उन लोगों ने हमें ये ट्रेन किया कि कैसे एक टीचर को पढ़ाना है। तो वो पहचान ही दरअसल मेरी मूल पहचान है। उस पहचान को पाने के लिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग वाली पहचान छोड़ दी। मैं मूलतः एक इंजीनियर की तरह ट्रेन हुआ था। तो नो डाउट अबाउट इट कि आई एम अ टीचर, आई विल कंटिन्यू टू बी अ टीचर। तो सर, जैसे आप लोगों को तैयार करते हैं भविष्य के लिए, IAS के आप मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपका जो बचपन था एज ए स्टूडेंट, आपका लाइफ कैसा था? कैसे थे आप एज ए स्टूडेंट? सत्येंद्र जी, ये कोई बहुत मतलब ना तो इसे हम बहुत फैंसी बचपन कह सकते हैं। मैंने बार बार इस बात को बताया कि दिल्ली में एक बस्ती है भजनपुरा, जो कि यमुना पार की बस्ती है। जो लोग दिल्ली का स्ट्रक्चर जानते हैं वो जानते हैं कि दिल्ली वाले दिल्ली यमुना के इस तरफ मानते हैं, और यमुना के उस तरफ की दिल्ली को आमतौर पर बस यमुना पार कह दिया जाता है। और उसके जो बिल्कुल शुरुआती अनऑथोराइज कॉलोनीज कहीं गई, उनमें से एक भजनपुरा थी, बिल्कुल शुरुआती, शकरपुर और उसके बाद भजनपुरा। बाकी सब बस्तियां बाद में आती हैं या आसपास आती हैं। तो मैं वहाँ रहता था, वहीं पैदा हुआ। वहीं एक गांव हुआ करता है, गढ़ी मेंढू, उसमें पैदा, हाँ उसमें पैदा हुआ।
उसके पास मतलब भजनपुरा उसी के समझिए खेतों में बनी हुई बस्ती है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के ही प्राथमिक विद्यालय जिसे हम म्यूनसिपल स्कूल कहते हैं, अच्छा। MCD स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में सरकारी स्कूल सराय रोहिला जो कि थोड़ा दूर है, वहाँ से बस लेके जाना पड़ता था, वहाँ से मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। ये सब पब्लिक फंडेड एजुकेशन थी। और सच्चाई ये है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि अगर ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं होती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता। ये एकदम तयशुदा बात है। और मैं कैसा विद्यार्थी था, अगर आप नंबरों से तय करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक विद्यार्थी था। कभी फेल नहीं हुआ, कभी ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई बोर्ड टॉप किया हो। लेकिन हाँ, अपने स्कूल में पहली पोजीशन, अबव एवरेज आप हाँ, रहे। पहली पोजीशन आती थी स्कूल में, दूसरी आती थी, वो तो टॉपर्स में ही आ गया। हाँ, लेकिन सरकारी स्कूल थे वो। स्कूल ऐसे नहीं थे कि आप उनकी तुलना DPS और बड़े स्कूलों के साथ करेंगे। और वहाँ पे 70 उस समय 70% 65% में आप टॉप कर सकते थे स्कूल के अंदर। तो अंकों के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे स्कूली शिक्षा में मुझे अवसर मिले। और तो मैंने डिबेटिंग की, मैंने थोड़ा बहुत खेला, लेकिन मूलतः मैंने पढ़ाई की। तो ये मैं कर रहा था। कॉलेज में ज़रूर ये है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं। दिल्ली के लिए बहुत स्वाभाविक होता है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। वहाँ मुझे वो प्रिविलेजेस मिले हैं जिसको मैं बार बार मानता हूँ कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन के स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं। परिणाम इसका ये था कि मैंने डिबेटिंग बहुत अच्छे से की, जितना संभव था मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। और कॉलेज में भी मैं ठीक ठाक शिक्षक था, इसी वजह से आज विश्वविद्यालय में पढ़ा पा रहा हूँ। वहीं से मैंने MPhil और PhD भी की है। तो कुल मिला के दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली की पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरी रगों में बहती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि आज की पीढ़ी के पास उतने अवसर पब्लिक फंडेड एजुकेशन में नहीं बचे हैं, कम हुए हैं। अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन भी अपने आप में एक चुनौती हो गया है, सब लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए दरअसल देश को ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है। आपका प्रेम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस की तरफ अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो साफ पता चलता है ऐसा क्यों है। तो सर मैं आपका जो बचपन है उसके स्वभाव के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा जैसे आपके फादर एक मतलब वर्किंग क्लास से आते थे, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर था, एक प्रेशर था कहीं ना कहीं कि क्या स्वभाव क्या था, आप नटखट थे या स्टूडियस? अगर आप आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले की दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर याद करें तो लगभग एक ही जैसा होता है, जिसमें कि पिताजी मेहनत करते थे। पिताजी एक मूलतः टेक्नीशियन थे, हालांकि सरकारी संस्था में थे, तो एक तरह की स्टेबिलिटी थी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत मैं ये घोषणा करूं कि नहीं तनख्वाहें नहीं मिलती थी, पर जितनी एक वर्किंग क्लास व्यक्ति के पास साधन हो सकते हैं उतने थे। और जो मेरा स्वभाव था वो ऐसे परिवारों में जहाँ 4-5 बच्चे होते हैं, और मैं अधिकतर परिवार के लोग मुझसे बड़े थे, मैं नीचे मुझसे एक छोटा भाई है, उसके बाद मैं ही, तो मेरा ध्यान रखा जाता था। इस वजह से मैं आमतौर पर पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस कर पाता था, पर जितने साधन थे उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते थे। मेरा व्यक्तिगत स्वभाव जो है वो मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था उस समय भी। अच्छा। और ये बात लोगों को सुनकर आज बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैं डिबेटिंग में रहा, मैं लगातार कैमरे के सामने दिखाई देता हूँ, लेकिन और इन दोनों में मैं सत्येंद्र जी बताऊँ तो इन दोनों में बहुत विरोध नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रवृत्ति इंट्रोवर्ट हो, और उसके बावजूद आपका कामकाज आपको एक पब्लिक फिगर बना के रखता है। जैसे मेरे दोस्त विकास दिव्य कीर्ति, उनके साथ भी ऐसा है। अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति है। अच्छा। लेकिन जब मंच पर होते हैं, जब वो क्लास ले रहे होते हैं, तो लगता है कि ये व्यक्ति इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ। अच्छा। तो उस तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरह का अंतर्मुखी व्यक्तित्व मेरा था। थोड़ा बहुत खेलता था, लेकिन उसमें भी मुझे इंडोर खेल जैसे शतरंज मैंने खेला है, वो मुझे पसंद था। तो इस तरीके की ज़िंदगी बचपन में थी। बहुत सामाजिक व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन लाइब्रेरीज़ में जाना, उस तरह के समूह में करना, बाद में कॉलेज में पहुंचने के बाद थिएटर और डिबेटिंग की वजह से एक थोड़ा सा समूह के साथ भी जोड़। तो अब तो खैर मुझे दोस्तों से मिलना पसंद रहा है, लेकिन अब इस उम्र में क्या नए दोस्त बनते हैं। तो सर मैं एज ए टीचर ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी पर्सनैलिटी की जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं बचपन में रख दी जाती है। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो आपका दूरदर्शी का एक अप्रोच रहा शुरुआत से, दार्शनिक अप्रोच आपकी मैं कई बार देखता हूँ,
तो बचपन से मतलब पेरेंट्स का कोई प्रभाव था, किसी एक इंसान का कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रभाव होता है हमारी लाइफ में? देखिए, व्यक्ति के तौर पे तो मेरे लिए मुश्किल है Okay. ये चुन पाना कि उस व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव रहा। सभी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव, जाहिर है कि कुछ माता पिता का प्रभाव रहेगा, कुछ बड़े भाई का मुझ पे दिखाई देता है थोड़ा बहुत, वह रहेगा। लेकिन हाँ, कॉलेज पहुंचने के बाद कई टीचर्स का प्रभाव मुझ पे बहुत ज़्यादा रहा है। और स्कूल के टीचर्स ने कम, लेकिन कॉलेज के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, खासतौर से जैसा मैंने कहा हाँ। कि सीआई में। यहाँ तक कि अगर आप मेरे सवाल पूछने के तरीक़ों को, मेरी विधियों को देखेंगे तो इनमें से बहुत सारी विधियाँ वे हैं जो मैंने एक शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, कैसे बच्चों को इंगेज किया जाना चाहिए, ये जब मैं सीख रहा था और काफ़ी गंभीरता से सीख रहा था, उस दौरान मैंने हासिल किए थे। तो टीचर्स में 2 टीचर्स का नाम मैं स्पेसिफिकली ले सकता हूँ। एक तो जैसे मैंने कहा प्रोफेसर कृष्ण कुमार, हमें एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ाते थे और मुझे पहली बार तब समझ में आया कि कैसे हमारे आसपास की ज़िंदगी में दरअसल दर्शन शामिल होता है और हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने ही सवाल पूछने, क्यूरियोसिटी, इन चीज़ों के बारे में बताया। और दूसरा, सामाजिक तौर पर सक्रियता प्रोफेसर अनिल सदगोपाल के साथ काम करने से आई। प्रोफेसर अनिल सदगोपाल वे व्यक्ति हैं जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन पर पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं। राममूर्ति कमेटी के सदस्य थे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक शानदार व्यक्ति हैं, मतलब आप सोच के देखिए कि वो कैलटेक से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करके आते हैं। कैलटेक मतलब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो अक्सर बातचीत में बताते हैं कि जिस समय वो वहाँ पढ़ रहे थे उनको 3 नोबेल लॉरिएट पढ़ाया करते थे, मतलब उस इंस्टीट्यूट में थे। अब इससे अनुमान लगाइए कि यहाँ से पढ़ने के आने वाला व्यक्ति यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद होशंगाबाद पहुँचता है और वहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू करता है। उसका टीचर का कमिटमेंट लेवल आप समझ सकते हैं। उनके पास बहुत सारी गुंजाइश थी, बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी, वो वहाँ उस समय कैलटेक से अच्छे प्रोफेसर हो सकते थे, तो वो प्रोफेसर नहीं बने, बहुत लंबे अरसे तक नहीं बने। और वो बच्चों को विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जाता है, उसमें काम करते थे। फिर विश्वविद्यालय उन्होंने इन्वाइट किया बिना इंटरव्यू लिए कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ प्रोफेसर बनिए। फिर उन्होंने शिक्षा विभाग में प्रोफेसरी ली थी, तो उनके साथ रहने से भी काफ़ी प्रभाव आया। तो उनसे मैंने चीज़ें सीखी। हालांकि हम दोनों से लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी सारी बातें मानते थे। हाँ, ये एक अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ ही जाता है डेफिनेटली। दूसरा सर, जैसे आपने बताया कि आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो डीयू से हुई है, तो वहाँ आपकी पर्सनालिटी में सडन चेंज आपको महसूस हुआ? दोस्तों की संगत क्योंकि कॉलेज में बहुत मैटर करती है, बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तो वहाँ आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? देखिए, मैं पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रगों में दिल्ली विश्वविद्यालय बहता है। तो मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो यह जाकिर हुसैन कॉलेज था, जो कि मैंने जैसे बताया कि 1824 में स्थापित होता है दिल्ली कॉलेज के तौर पर। हालांकि उससे पहले भी एक मदरसे के तौर पे था, लेकिन 1824 में वो प्रॉपर अंग्रेजी शिक्षा वाला दिल्ली कॉलेज। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, डेफिनेटली ओल्डेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द एंटायर कंट्री। ये ऐसा कॉलेज है जिसने 1857 का विद्रोह न केवल देखा, बल्कि 1857 के विद्रोह में इस कॉलेज के बहुत सारे शिक्षकों और प्रिंसिपल की हत्या की गई। और मतलब उस विद्रोह में मृत्यु हुई, उसको हत्या कहिए या जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि अंग्रेज थे उस समय। उस समय हम कहेंगे कि नहीं, उनको मौत के घाट उतारा गया या व्हाटएवर। और ये उस बहुत पुरानी बिल्डिंग में था, जो उसी समय की बिल्डिंग थी जिस समय मैंने एडमिशन लिया, उसी जगह पर था। इसके बारे में अक्सर ये किंवदंती चलती है कि इस कॉलेज में मिर्ज़ा गालिब को यह प्रस्ताव दिया गया कि वे आएँ और यहाँ पढ़ाएँ, पर्शियन और उर्दू पढ़ाएँ। वो बाकायदा आते हैं कॉलेज, लेकिन कॉलेज के गेट पर चूंकि प्रिंसिपल उन्हें लेने नहीं आते, तो उस समय का एक फ्यूडल जो वो है, वो ये कहते हैं, कहानी है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी जगह में नहीं पढ़ाऊंगा जहाँ मेरी अगवानी करने के लिए प्रिंसिपल नहीं आए। जिसका जवाब में प्रिंसिपल बड़ी रोचक बात कहते हैं, माना जाता है। वो कहते हैं कि सामान्यतः अगर आप एक शायर की तरह आ रहे होते तो मुझे खुशी होती आपको लेने आने, लेकिन आप चूंकि इस समय एक नौकरी के लिए आ रहे थे, इसलिए वो दोनों तरह का फ्यूडलिज्म अपनी तरह का। खैर, तो ये कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज में जब मैं पहुंचा तब तक मुझे इतनी सारी डिटेल्स नहीं पता थे। अच्छा। लेकिन मुझे इतना आज भी पता है, तब भी पता था कि ये कॉलेज दिल्ली शहर की संस्कृति का, दिल्ली शहर का जो मायने हैं, असल मायने हैं, उसको कैरी करने वाली जगह थी। बिल्कुल। और जिसको हम आज गंगा जमुना जमुनी तहजीब कहते हैं। एक ऐसा कॉलेज जिसमें कि ठीक ठाक संख्या में मुसलमान विद्यार्थी और शिक्षक भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, और इसी शहर के भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन था।
तो वहाँ मैं 3 साल तक था। और ये 3 साल वो 3 साल थे जो कि 90 से 93, आप समझ सकते हैं कि मंडल कमीशन होता है इसी पीरियड में, और इसी पीरियड में बाबरी मस्जिद वाली घटना भी होती है। और ये इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर मैंने आपको बताया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर इन सारी घटनाओं और इस इंस्टीट्यूशन और इससे जिस किस्म की आसपास की घृणा से लड़ने के लिए जो ताकत है वो यही इंस्टीट्यूशन मुझे देता है। दोस्तों की बात आपने सही की, इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण दोस्त बनाए जो आज तक दोस्त हैं। एक तो डॉक्टर विकास द्विवेदी तो सब लोग जानते ही, हम लोग रूममेट थे, हम लोग क्लासमेट थे, हम लोग जो डिबेटिंग टीम थी उसके सदस्य थे, तो वो एक अच्छे दोस्त तब से अब तक है। लेकिन वो उनके अलावा भी दोस्त हैं, ऐसे कई कॉमन दोस्त भी हैं जो हम लोगों के अभी भी तक दोस्त हैं। तो दोस्तों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और उसके बाद फिर जाहिर है कि हम मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी के दौरान भी विश्वविद्यालय के समुदाय में जो बाहर से आए हुए प्रवासी दोस्त थे, जो यहाँ आए, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, दूसरी जगहों से आए, वे सब लोग दोस्त बने। और इसी ने मुझे द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जो होता है, विश्वविद्यालय की जो मूल संकल्पना है, जिसमें कि आप खुलकर ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं बिना किसी डर के, भय के, ये आज 2024 में समझ में आने वाली बात नहीं है। मुश्किल है चीज़ें, मुश्किल। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग वो रही है जिसमें हम आरएसएस के लोगों को रोक कर उनकी आलोचना कर सकते थे, कम्युनिस्ट लोगों को रोक कर उनकी आलोचना कर सकते थे, और वो मुस्कुरा कर उस आलोचना को स्वीकार भी करते थे और उत्तर देते थे, और फिर साथ चाय पीकर हम लोग वापस जा सकते थे। तो ये वो ट्रेनिंग थी जिस ट्रेनिंग ने विजेंद्र चौहान को गढ़ा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मूल्य मैंने हासिल किए हैं ये अपने स्टूडेंट्स को, अब मैं चूँकि उसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो जाहिर है कि इट्स अ परफेक्ट वे ऑफ पेइंग बैक। ये उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है। आप कल्पना कीजिए कि आप जब उस स्टाफ रूम में घुसे एक एज अ टीचर पहली बार घुसा, तो मेरे पास कैसी लरजती और थरथराती मेरी शख्सियत होगी उस समय, जब मुझे पता है कि मैं उन टीचर्स से मिल रहा हूँ एज अ कुलीग जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाया है। तो जाहिर है कि एक शानदार अनुभव था, और मैं आज तक इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ इन तमाम सिस्टम्स का कि फिर वही वाली बात, एक मज़दूर के बेटे को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका मिले, ये भी एक पर्टिकुलर तरीके के लोकतंत्र में ही संभव है। बिल्कुल। सर, आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी ग्रेजुएशन के दौरान? ये एक रोचक सी बात है, मैं मूलतः इंजीनियरिंग का विद्यार्थी। हाँ, मैं इसीलिए सोच रहा था। इंजीनियरिंग करने के दौरान ये वो समय है जिस समय समझिए कि 88 से 90 के बीच का समय, जिस समय हम लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे, एज एन इंजीनियर मैं शामिल था, हिंदी मुझे पसंद थी, हिंदी कविता कहानी करता था, मैं चाहता था कि कंप्यूटर आ गए थे, हम लोग कंप्यूटर पे अभी फ्लॉपी वाले तरीके से बूट किया करते थे। आज तो दर्शकों को शायद याद भी नहीं होगा कि फ्लॉपी क्या होती है, लेकिन 8088 बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे जिसमें हम काम करते थे, और हम लोग चाहते थे कि उस पर हिंदी भी चले, और ये हिंदी नहीं चल पा रही थी क्योंकि उस समय बड़ा संकट था, क्योंकि तब तक 2003-04 में जाके यूनिकोड आता है, और जब तक यूनिकोड नहीं था तब तक ये बहुत बड़ा संकट था। तो चूंकि मैं ये काम करता था, इसलिए मेरे इंजीनियर दोस्त कहते थे कि तुम हिंदी वाले हो। तो मुझे लगा, और मैं कविता कहानी किया करता था, अलग अलग कॉलेजेस में जाना, कविताएं सुनाना, डिबेटिंग थोड़ी बहुत करना, तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए कि हिंदी पढ़ी जाए। तो इसलिए मैंने फिर अपनी इंजीनियरिंग के बाद हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया। और फिर मैंने नए सिरे से ग्रेजुएशन की और बीए हिंदी ऑनर्स खत्म किया। उसके बाद तो खैर एमए, एमफिल, पीएचडी और सब किया गया। तो आपने 2 बार मतलब खुद को चुनौती दी। इंटरेस्टिंग फैक्टर इस सेंस में है कि इसने, मतलब आपको लगेगा कि जाहिर है कि उस समय तो ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन मैंने साइंसेस पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैंने जैसे बताया लिटरेचर पढ़ा, मैंने सोशल साइंसेस पढ़ी। सोशल साइंसेस जब ने सीआई का उल्लेख किया, इसका मतलब ये था कि ये जो मेरे पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी आज आप देखते हैं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से पूछते हैं कि बताइए एमपीएफआई इंजन और कार्बोरेटर इंजन में क्या अंतर है, या आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, या आप सोशल साइंस के बच्चे से सवाल पूछ सकते हैं, या आप लिटरेचर के बच्चे से तो खैर पूछ ही सकते हैं, वो तो मेरा डिसिप्लिन हुआ ही। ये मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये डाइवर्सिटी थी। तो इस डाइवर्सिटी ने, मेरे बैकग्राउंड की डाइवर्सिटी ने मेरी मदद की है। हालांकि ऐसी योजना नहीं थी, पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, मतलब उस समय तो मुश्किल फैसले थे ये। हाँ जी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसले लिए, क्योंकि एक साथ वाले जो आपके होते हैं वो ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में चले जाएं, आप वापस से ग्रेजुएशन। ये इंटरेस्टिंग है कि आज भी मेरे इंजीनियरिंग वाले जो दोस्त थे वो दोस्त बने हुए हैं। वो कभी कभी मिलते हैं।
शुरुआत में तो वो तरस खाते थे कि ये बेचारा, मतलब वो ठीक ठाक अपनी पोजीशंस पर हैं, अच्छी पोजीशंस में। आप सोच सकते हैं 20-25 साल में कुछ लोग, कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग अच्छी कंपनीज में सीनियर पोजीशंस पर हैं, कॉर्पोरेट्स में वगैरह वगैरह। और हाल फिलहाल तक भी तरस खाते थे जब हिंदी का शिक्षक, मतलब मैं बन गया था प्रोफेसर तब भी। लेकिन अब जब आप लोगों की वजह से पहचाना जाने लगा हूँ, तब वो कहने लगे कि नहीं नहीं शायद ठीक ही किया। नहीं सर, आपने अपनी पहचान बहुत मेहनत से बनाई है, और जस्ट बिकॉज ये सोशल मीडिया पहले नहीं था और ये अब हाल फिलहाल आया है, तो आप दिखे हैं, आप हमेशा से थे। वो एक वो है, लेकिन हाँ मतलब ये है कि कुल मिलाकर इस डाइवर्सिटी ने मुझे मदद की। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, मैंने भी 10 साल बाद फिर एमए किया। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट था। फिर इंग्लिश करने पहुँचे। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद। तो फिर मैंने 10 साल बाद दोबारा जब एजुकेशन का रुख किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसा कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग वो होता है जब आप एक भिन्न तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग साइंसेस से आते थे, और जब हिंदी की क्लासेस में पहुंचे तो कई बार परेशानी होती थी, क्योंकि हम लोगों के जिस पद्धति से हम लोग चीज़ों को समझते रहे थे, यहाँ से भिन्न बात हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट। लेकिन सर मुझे ये लगता है आपके टाइम वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी नहीं थी, जैसे हमारे हरियाणा में तो अभी लेटली, जब तक मैंने स्कूलिंग ख़त्म की, ये था कि भाई अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो साइंस लेगा। एग्जैक्ट बात थी, मतलब समझिए सीधा है, साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, बेचारा गरीब आदमी आर्ट्स की तरफ जाता है। और यही वह वजह थी जिस वजह से जब मैंने 12th साइंस से की, तो उसके बाद स्वाभाविक था कि मैं आगे इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों में जाऊँगा। लेकिन और इसलिए जब मैंने हिंदी घर पे बताया कि मैं हिंदी लूँ, तो मुझे लिटरली घर से निकाल दिया गया। लिटरली निकाल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस परिवार का व्यक्ति आर्ट्स पढ़ेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो लेकिन ठीक है, वो अब जब उसे मुड़ के देखते हैं तो वो मनोरंजक बात लगती है। उस समय त्रासद लगती थी, लेकिन अब मनोरंजक। बिल्कुल। मुझे भी मेरे पापा ने कुछ ऐसी ही धमकी दी थी कि मेरे 53% आए थे 12th क्लास में, तो मुझसे साइंस नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि पापा मुझे आर्ट्स करना है, मुझे इंग्लिश की तरफ, लिटरेचर की तरफ, ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था। पापा बोले नहीं, घर से निकल जा, साइंस लेंगे। तो मजबूरी में साइंस लेनी पड़ी। तो सर आपके टाइम पे भी ये जो कंपटीशन की दुनिया हम आज के दिन देख रहे हैं, ये कुछ अलग ही दुनिया है। तो आपके समय भी क्या कंपटीशन इस लेवल का था, नौकरी के लिए भाग दौड़, मारा मारी? देखिए, इस बात पर मैं अलग अलग मंचों से लगातार बात कर रहा हूँ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हल्ला, जो शोर, जो दबाव आज सरकारी नौकरियों का, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी पहले लोग नहीं चाहते थे, हमेशा चाहते थे, लेकिन इसे एकमात्र करियर चॉइस की तरह जिस तरह से अब बना दिया गया है, ये डरावना है। और ये केवल एक चीज़ के साथ नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सपनों की पूरी प्रक्रिया के साथ हो रहा है। ये शुरू हो जा रहा है जब आप जेई के लिए बैठते हैं, तब से उसके लिए एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। ये जब कोई उद्योग बनता है तो उद्योग की दो समस्याएं होती हैं। पहला तो ठीक है कि उनको आपस में कंपटीशन है इत्यादि इत्यादि, लेकिन उद्योग को लगातार बने रहने के लिए मांग बनाए रखनी पड़ती है, डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। ये डिमांड वो अलग अलग तरीकों से क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इस तरह से। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या इवन क्लर्क बनना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं, अब गिनती के ही सपने हैं ना, सरकारी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर। अब इन पर इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई है। इस इंडस्ट्री का अगर आप वास्तव में एक बार आंकड़े देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल। आज की डेट में इस इंडस्ट्री का साइज हमारे देश के यूनियन एजुकेशन बजट से ज़्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की तमाम आईआईटीज़, तमाम सेंट्रल यूनियन बजट कह रहा हूँ इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ रहा हूँ, तमाम एजुकेशन, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली तमाम एजुकेशन, जिसमें सारी आईआईटी शामिल हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, सेंट्रल स्कूल शामिल हैं, समझ रही है, उस पर जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री का साइज है। तब इस इंडस्ट्री को बने रहने के लिए ये सपने लगातार पैदा करने पड़ेंगे, उनको बढ़ाना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा। वो एम्पलीफाई करने में फिर कोचिंग आती है, मेंटरिंग आती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, ओटीटी आता है, पॉपुलर कल्चर आता है, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ये सब मिलके इस भूख को बनाए रख, वही पॉपुलर कल्चर, इस भूख को बनाए रखना है। जिसका नहीं भी है सपना, उसको यकीन दिलाना है कि तुम्हारा सपना यही है, और ये लगातार चल रहा है। आपने कई स्पीच दी हैं इस पर, आपने इसको कैंसर कहा है। मतलब
मतलब मैं एक रोग तो है। हाँ। और इस रोग की समस्या ये है कि जैसे कभी कहा जाता था युद्ध के लिए कि एवरीबॉडी लव्स अ वॉर, नीतियों को बनाने वालों को युद्ध बहुत पसंद आते हैं। युद्ध में चारों तरफ तरक्की होती है, होता ना कि नए नए तरह के हथियार आएंगे, खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, लेकिन युद्ध में जाने जाती है। अभी वॉर इंडस्ट्री कभी नहीं चाहेगी कि युद्ध समाप्त हो, और चाहे वॉर इंडस्ट्री कितना भी हल्ला करे, युद्ध युद्ध ही रहेगा, बुरी चीज है। एग्जैक्टली। इस बात को समझना पड़ेगा। लगभग यही सपनों के साथ हो रहा है। जब आप तमाम दुनिया के सारे युवाओं के सपने 3-4 बना देंगे, तो एक तो उस युवा की पूरी पीढ़ी का निराश होना तय है, क्योंकि सबके सपने पूरे नहीं होंगे। सब लोग ना IIT में जा सकते, सब लोग ना IAS बन सकते, संख्या नहीं है। छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं तब भी बनेंगे तो वही 75-80 लोग IAS, भाई 150 बनते हैं। 150 में 70-80 वो होते हैं जो पहले से नौकरी में है, तो 70-80 बनते हैं। सारी नौकरियां मिला लो तो 800 होते हैं। SSC मिला लो तो 1 लाख होंगे, सब मिला लो। जरा देखिए कितने लोग, इस लोगों को ये भ्रम दिया गया है कि ये तुम्हारा सपना है। तो अधिकांश लोग क्या होंगे? निराश होंगे। और ये निराशा मतलब एक देश जो कि इतना निराश युवाओं से भरा हो, एक समाज जिसमें इतने निराश युवा हों, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वो कब फटेगा आप कह नहीं सकते। अब इस बात को गंभीरता से समझिए कि ये अभी फिलहाल एवरीबॉडी इज लविंग दिस। सरकार भी चाह रही है, सबको चाह रही है कि सबको यही सपने दिखा दो, 3 सपने। क्योंकि सपने का खासियत क्या है कि अगर पूरा नहीं होता तो गलतफहमी ये होती है कि मेरी गलती थी इसलिए पूरा नहीं हुआ। कैंडिडेट क्या कहेगा? देखो उसको तो हुआ है, मेरा नहीं हुआ, मुझ में कोई कमी रही होगी, विदाउट रियलाइजिंग कि मैथमेटिक्स आपके खिलाफ है, स्टैटिस्टिक्स आपके खिलाफ है, आंकड़े आपके खिलाफ है। सब नहीं बन सकते थे। सब क्या मतलब? सब नहीं बनने थे, बहुत थोड़े से 4-5 लोग, वो भी दिखाए जाने के लिए। अभी पिछले दिनों मैं VIT में था, VIT वेलोर, मैं वहाँ पर ये आंकड़े पेश किए। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि एक IAS ऑफिसर, IAS छोड़िए, सारे जोड़ लीजिए, 800 लोगों को नौकरी मिल रही है। हाँ जी। इन 800 लोगों की पूरे 33 साल जितनी नौकरी करेंगे, कितनी तनख्वाह बनेगी? मैंने ये आंकड़ा कैलकुलेट किया। अच्छा। ये आंकड़ा कुल मिला के जो आंकड़ा आता है उसको अगर हम 6% के इन्फ्लेशन से कैलकुलेट कर लें तो कुल मिला के पूरा खर्च सरकार का पूरे बैच का 35 साल का सैलरी का खर्चा केवल 2000 करोड़ है, एक साल का, एक बैच का। 800 बंदों पे 800 बंदों की पूरी सैलरी लगा लीजिए, ठीक है। 35 साल में कितना पैसा मिलेगा कैलकुलेट कर लीजिए। और केवल 6%, कैलकुलेट में क्या क्या शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ नौकरी नहीं लगा रहा हूँ, नौकरी लगा दी, 3% का इंक्रीमेंट जो कि सरकार देती है, 5 प्रमोशन लगा ली, अच्छा, प्रमोशन पे 12% का इंक्रीमेंट लगा लिया। इस सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 1600 करोड़ रुपया बनता है। थोड़ा खींचतान के 2000 करोड़ कर लीजिए, ठीक है सर। और इंडस्ट्री साइज क्या है, इन्हें बनाने वाली इंडस्ट्री का साइज क्या है, सोच के देखिए। उस पर अगर आप ये डेटा लागू करें, सेम रूल, आज इतना है, फिलहाल माना जाता है 78,000 करोड़, 78,000 करोड़। 58 कहा गया था 23 पे, फिर कहा गया कि इस साल में और बढ़ गया कि 78,000 करोड़, क्योंकि 14% बढ़ता है। और अगर इसको भी 35 साल पे कैलकुलेट कर लें और फिर 6% का इन्फ्लेशन लगा लें तो 6.5 लाख करोड़ बनता है। 2000 करोड़ रुपया कुल मिला के खर्च हो रहा है, समझ में आ रहा है, सरकार का। और उसके लिए पूरी दुनिया को, पूरे देश को पागल किया हुआ है। कोई तो हिसाब लगाएगा ना इसका। सही बात है। और मजेदार बात है कि 2000 करोड़ रुपए की क्या औकात है, इस बात को समझिए कि 2000 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री से मिलने वाले टैक्स, छोड़ दीजिए बाकी चीज, ये वाली इंडस्ट्री जो कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटरिंग इंडस्ट्री है, जो कह रही है IAS बन जाओ, IAS बन जाओ, उससे इससे ज्यादा तो सरकार टैक्स ले रही है हर साल। सरकार का तो मुफ्त का खेल हो गया। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? लेकिन ये सपना हल्ला मचाकर चारों तरफ दिया जा रहा है। इसे काउंटर किए बिना, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी नौकरी है, अच्छी नौकरी है, करनी चाहिए सबको, मिल जाए तो कर लेनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन देश के पास केवल 4 सपने नहीं होने चाहिए। देश के पास हजारों, संभव हो तो लाखों या करोड़ों सपने। मैं तो कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति के पास 2-4 सपने होने चाहिए। छोटा सा बच्चा बस का कंडक्टर बनना चाहता है, उसका सपना, सही बात, क्योंकि देखता है बच्चे को उठा के ऐसे रख देता है, ठीक है ना, सपना है, कुछ दिन तक वो रहता है, फिर बाद में वो ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहता है, बाद में वो टीचर बनना चाहता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। कितने सारे तरह के सपने हैं। आपने पूरे देश के सारे सपने छीन लिए और कहा कि यही 4 सपने बच्चे,
बस ये सपने की कोशिश करो। अगर तुम अच्छे व्यक्ति हुए, तुमने मेहनत की, तुम्हारे अंदर कमिटमेंट हुई, ठीक है, और तुम इंटेलिजेंट हुए तो तुम सफल हो जाओगे। नहीं तो तुम्हारे अंदर चूंकि ये नहीं था इसलिए तुम विफल हो जाओगे। जबकि साफ साफ पता लग रहा है कि अधिकांश लोग इसमें सफल नहीं होंगे। ये एक पॉन्जी स्कीम चल रही है। इट्स अ पॉन्जी स्कीम। अब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, हाँ MLM, कि एक व्यक्ति आया 4-5 को और खींच के ले आएगा। बेसिकली सपनों के साथ ये हो रहा है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम की तरह पूरे समाज में एक पॉन्जी स्कीम चलाए हुए हैं। 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा, बात खत्म। सर स्टूडेंट्स आपके पास आने से डरते नहीं हैं? देखिए, इसमें एक मूल वजह है, मैं कोचिंग का टीचर नहीं हूँ। आपको इस बात को समझना, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे, क्योंकि जब आप सपने में इन्वेस्ट करते हैं तो केवल पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सबसे प्रोडक्टिव साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी अटैम्प्ट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि जब तक अटैम्प्ट खत्म होते हैं आप कुछ लायक नहीं बचते। आप 30-32 साल के हो चुके होते हैं। कौन सा देश 32 साल के युवाओं को बेरोजगार लगता है भाई? 10 साल तो आपने लगा ही दिए। 6 अटैम्प्ट देगा, पहले प्रीलिम्स देगा, कुछ प्रीलिम्स ड्रॉप करेगा, करते करते उम्र खत्म होते होते 32 साल निकल जाएंगे बच्चे। सही बात है। कोई टीचर उनके बारे में बात नहीं करेगा। नहीं कर कौन करेगा? अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी टीचर की है ना। पेरेंट्स तो बेचारे पेरेंट्स है, वो तो कहेंगे अच्छा बच्चे का सपना है, चलो भेज देते हैं। और क्या बच्चे का फेल होना, सफल ना हो पाना उसकी कमी की वजह से हो रहा है? नहीं। क्या आप एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहे हैं जिसमें बसंत विहार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल, DPSR के पुरम, IIT दिल्ली, इनके बच्चों को कुरुक्षेत्र और MD यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ आप कह दे रहे हैं कि रेस लगाओ क्योंकि फिनिशिंग लाइन एक जैसी है। क्या फिनिशिंग लाइन एक जैसी होने से, आप तो अंग्रेजी के टीचर हैं, आप जानते हैं, आप इतना बताइए केवल अंग्रेजी ना होने से इस शुरुआती लाइन में कितना अंतर आ जाता है। मैंने अंग्रेजी 6ठी क्लास में पढ़नी शुरू की थी, ABCD, क्योंकि दिल्ली में पहले यही व्यवस्था थी कि प्राइमरी में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये जो 5 साल का अंतर रहा, इसे दूर करने में 30 साल लगे हैं। और अभी भी मैं दावा नहीं कर सकता, हालांकि मैं अंग्रेजी में स्पीच देता हूँ, अंग्रेजी में इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे विकल्प हो तो मैं हिंदी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे वो 5 साल कवर करने में 30 साल लगे। और ये तो केवल भाषा का था। पैसे का अंतर होगा, ठीक है ना, किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है। जाति का अंतर होगा, धर्म का अंतर होगा, लैंगिकता का अंतर होगा। लड़के और लड़की को आप सीधा कह दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बराबर थी, लड़ो, जबकि हम जानते हैं कि इस समाज में लड़के और लड़की की स्थिति बराबर नहीं है। ठीक है ना। आदिवासी, कितने सारे दूसरे वो हैं, बार बार दिया जाता है ना कि ये कुछ नहीं करता था, देखिए नथिंग टू समथिंग हो गया, ये इसके पिताजी ऑटो चालक थे और ये IAS बन गया। जरा संख्या पूछिए कितनी, और जो ऑटो चालक नहीं थे वो लोग कितने हैं। आप पाएंगे कि 95% लोग अपर मिडिल क्लास हैं। अभी एक जो यूपी में झोपड़ी दिखाई गई थी, जो वायरल हुए थे, जिनको UPSC का रैंक आया था, सिर्फ वो एक केस ऐसा हाईलाइट कर दिया गया। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसकी टॉक्सिसिटी पे मैं कब से बात कर रहा हूँ। जहरीली है ये। जब आप कहते हैं कि देखिए ये विपन्न व्यक्ति है, साधन रहित व्यक्ति है, ये सफल हो गया, तो आप देश के सारे साधन रहित लोगों को दरअसल दोषी ठहरा रहे हैं कि देखो साधन से कुछ नहीं होता, वो भी तो बना है। Exactly. विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी 99% लोग जो हैं वो जिस वर्ग से आ रहे हैं, जिस प्रिविलेजेस के साथ आ रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा। आपका सिलेक्शन प्रिविलेजेस से प्रभावित नहीं होता, ये झूठ है। होता है, वो आपके साधनों से प्रभावित होगा, आपके बैकग्राउंड से प्रभावित होगा, आपकी जेंडर से, आपकी कास्ट से, आपकी कम्युनिटी से, इन सब से प्रभावित होगा। कोई सवाल ही नहीं उठाता इस बात को। पिछले दिनों अगर आप अभी इस बार के रिजल्ट को देखें, जामिया में एक इंस्टीट्यूशन है जो कोचिंग कराता है। वो कोचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं कराता है। अच्छा। वो सरकारी इंस्टीट्यूट है। वो तमाम SC ST माइनॉरिटीज, गर्ल्स, देश का कोई भी इन वंचित वर्गों से आने वाला, अच्छा। SC ST, ठीक है ना, गर्ल्स या माइनॉरिटीज अप्लाई कर सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी कोई हो। वो वहाँ से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और हल्ला क्या मचाया गया कि पता नहीं क्या, देखिए क्या वहाँ पर क्या चल रहा है जैसे। जबकि अगर आप मूलतः क्या कहने की कोशिश की जा रही थी, अल्पसंख्यक जो हैं वो बढ़ रहे हैं। क्या वास्तव में बढ़ रहे हैं? ज़रा देख के देखिए कितने बढ़ रहे हैं। अगर उनकी आबादी को आप 16% मान लें तो
1000 में कितने होने चाहिए थे? 160। इस बार जब 50 के आसपास पहुंचे तो आपने कहा देखो कितने सारे हो गए। अगर आप प्रिविलेजेस काउंट करें तो आपको बड़ी रोचक से मैंने केवल पीडीएफ पे सर्च किया जैन, माइनॉरिटी है, हाँ। मैंने सर्च किया कितने जैन हैं, मैंने सिर्फ जैन शब्द सर्च किया, 12 निकले, 12 नहीं 16 निकले। ओके, फिगर इस समय भूल रहा हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे याद है। और ध्यान रखिएगा जैन केवल जैन सरनेम नहीं लगाते हैं, हाँ। और सरनेम भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने केवल जैन सर्च किया। उनकी देश में आबादी कितनी है? अब जरा देखिए, अगर उस आबादी से जो कि 0.4% शायद होगी और कम होगी, उससे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तब आप नहीं कह रहे हैं कि माइनॉरिटी से इतने ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी नफरत आपसे कुछ और कहलवा रही है। आप समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं। हमें इस देश को ढंग से अगर समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिना इनइक्वालिटी से लड़े हुए इस तरह के छोटे सपने जो हैं वो नशा है। आप कैंसर कह लीजिए, आप नशा कह लीजिए। आपने 4 सपने दिखाए, सबको कहा कि सबको यही करना चाहिए, जो नहीं करा हुआ सफल है। दैट वोंट वर्क। जो नहीं कर पाया वो नालायक है, नालायक है, अयोग्य है, वो दूसरे कर पा रहे थे, ये क्यों नहीं कर पा रहा था। घरों में लोगों ने ये कहना शुरू किया, समुदायों में लोगों ने ये कहना शुरू किया, अब तो सरकारों ने ये कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए। सबको रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सबको सही से सपने लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? व्यवस्था की थी ना। बिल्कुल। और व्यवस्था वो कर नहीं पाई तो उसने क्या किया? झुंझुने पकड़ा दिए और बाद में उन्हीं से लड़ी है। ठीक है, युवाओं के हाथ में लगा दिया यूपीएससी और आईआईटी और दूसरी चीज़ें, और जो गैर युवा लोग हैं उनके हाथ में मंदिर मस्जिद पकड़ा दिया। आप झुंझुनों से दरअसल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन के बाद या तो एसएससी की तैयारी में लग जाते हैं, जो नौजवान हैं। मजेदार बात है कि किसी के पास ये सवाल नहीं है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन करते ही सरकारी नौकरी क्यों खोजने लगता है। क्या इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है कि इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है? अगर आईआईटी बॉम्बे ये कह रहा है कि 36% लोगों को, आईआईटी बॉम्बे टॉप इंस्टीट्यूट है, हाँ, वो आप उसे आईआईटीज में भी टॉप इंस्टीट्यूट है, Yeah. ठीक है। 36% अगर ये कह रहे हैं कि 36% को कोई जॉब नहीं मिली, इस बार प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो डाटा है 36%। नॉर्मली जब आप जेई का नशा बेच रहे थे तब आपने क्या कहा था? आईआईटी हो जाए सॉर्टेड, लाइफ सेट, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आईआईटी बॉम्बे के 36% को नहीं मिला तो एनआईटी की हालत और खराब होगी। बिल्कुल। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की और हालत हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को तो कोई पूछेगा नहीं। खत्म। वहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। मिनिमम वेजेस, अगर दिल्ली में मिनिमम वेज 18,000, 20,000, 22,000 है तो 22,000 से कम में काम करते हुए युवा आपको दिखेंगे। इंजीनियर्स, ये स्थिति है। इसीलिए फिर ये चीज़ें चूंकि व्यवस्था जो है वो इधर से ध्यान हटाना चाहती है तो विजेंद्र चौहान और सुरेंद्र जी जो हैं पहचाने लिए जाते हैं। देखे ये लोग नौकरियां दिलवाएंगे। इसीलिए सर, जैसे बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी ये बात नोटिस करते होंगे कि आज के दिन जो युवा है ना, वो तैयारी की बजाय मोटिवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि भैया किसी आर्टिस्ट को क्यों नहीं जरूरत पड़ती? हाँ, किसी कलाकार को, किसी थिएटर आर्टिस्ट को क्यों नहीं जरूरत पड़ती कि रोज शाम को पहुंचे कि मुझे मोटिवेशन का एक इंजेक्शन लगा दो। लेकिन ये जो इन नौकरियों के लिए काम कर रहे हैं बेचारे बच्चे, छोटे छोटे कमरों में मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा फूंक रहे हैं, खेत बेचकर, कर्ज लेकर भेजे जा रहे हैं, ये बच्चों को रोज शाम को तो लगता है कि मोटिवेशन डाउन चला गया। हाँ। क्यों चला गया? क्योंकि उनका अपना सपना नहीं है। उनके पास ये एजेंसी नहीं है कि वो तय कर सकें कि उनका सपना क्या होगा। वो पराये सपने को अपना मानते हैं, उसमें मोटिवेशन कम हो जाता है। सुबह मेहनत से शुरू करते हैं, शाम तक आते आते ड्रॉप हो जाता है। फिर उनको किसी तनु जैन, किसी विजेंद्र चौहान, किसी XYZ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत होती है जो उसको कहे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये तो है सर। अब ज़्यादातर बच्चों को ये ना लगे कि हम डिमोटिवेट ही करना चाह रहे हैं। सच तो ये है। देख लीजिए, एडिट में काट तो नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये जो सच है वो ज़रूर दिखाया जाएगा। और यहाँ तक कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आप क्योंकि इस लाइन में जुड़े, आप कब जुड़े और क्या आपने भी कभी सोचा, ये दिमाग में है कि मैं जब स्टूडेंट्स को बना सकता हूँ तो मुझे भी इस... मैं ऐसा दावा कभी नहीं करता कि मैं स्टूडेंट को आईएएस बना सकता हूँ। ऐसा मैं हर जगह जाके बताता हूँ कि अगर कोई ये कह रहा है खड़े होकर कि मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा, कहते हैं, तो समझ जाइए कि उसका कुछ निहित स्वार्थ है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं आपको गारंटेड आईएएस बना दूंगा। भले ही आप उसके एक
एक राय का पालन करें, एक राय का। वो कहे कि 18 घंटे पढ़ो और आप 18 घंटे पढ़ें, वो कहे कि पूरी कमिटमेंट दिखाओ और आप में पूरी कमिटमेंट हो, उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए होगा ही होगा कहने वाले झूठ बोलते हैं। पहली बात, मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं IAS बना सकता हूँ। इसका विपरीत जरूर हुआ कि बहुत सारे लोगों ने बनने के बाद मिले और कहा कि सर आपसे हमारी ज़िंदगी बदल गई वगैरह वगैरह, विदाउट रियलाइजिंग कि दरअसल ज़िंदगी तो मेरी बदली उनसे। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि नहीं करते। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा अपनी पूरी कहानी लेके आया है, मैं 30 मिनट उसे किताब की तरह पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन बुक। 30 मिनट उसकी सारी ज़िंदगी मेरे पास कागज़ में लिखी हुई है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, दूसरे बातचीत कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक। और मैंने पिछले 22 सालों में हज़ारों किताबें पढ़ी। तो मैं विजेंद्र चौहान जो विजडम छोटी मोटी थोड़ी बहुत, छोटा मोटा दर्शन थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत कमिटमेंट थोड़ी बहुत है, वो उन लोगों की ज़िंदगी से आई हुई है। किताबों से ज़्यादा उन लोगों की ज़िंदगी से आई है, क्योंकि मैंने इतनी सारी कहानियाँ देखी। जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने क्यों नहीं किया, तो जाहिर है कि जब मैंने शुरू किया तब तक तो समय निकल रहा था। लेकिन मैंने 2 बार मेंस दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर विकास त्रिवेदी हम लोग साथ साथ थे। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैं टीचर बनना चाहता था, इसलिए मैंने CI में एडमिशन लिया। उनका था कि IAS बनना है, क्योंकि उनके आसपास ऐसा माहौल भी था और जाहिर है कि वो मुझसे कम से कम एक जनरेशन आगे हैं, इस लिहाज से कि उनके 2 माता पिता दोनों टीचर थे, मैं मजदूर का बच्चा हूँ, तो ये फ़र्क आएगा, ठीक है ना। तो उनके पास ये ज़्यादा एक गुंजाइश थी, तो वो कोशिश कर रहे थे। और तो हम लोगों ने कहा चलिए हम भी देते हैं। तो मैंने 2 बार मेंस दिया है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मेरी पत्नी, हम लोगों ने जल्दी शादी कर ली थी, मेरी पत्नी की नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय में लग गई। अच्छा। अभी मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे। तब हमें एक फ़ैसला करना था कि क्या करना है, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज करता हूँ, नीलिमा ऑलरेडी विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, तो या तो हम एक बहुत अच्छे करियर के बारे में सोचते, प्योर उसमें से, या फिर हम 2 रीज़नेबली अच्छे करियर के बारे में सोचते। तो मुझे लगा कि मैं चूँकि पहले भी टीचर बनना ही चाहता था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीचिंग करनी चाहिए। फिर हमने उसके बाद अटेम्प्ट मैंने नहीं दिए। तो वो अपनी जगह पर है। जहाँ तक टीचिंग करने का बात है, उसके बाद आई रियलाइज़ कि मेरे अंदर एक टीचर है और मैं पढ़ा भी रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, यही वह जगह थी जहाँ मुझे होना था। अब तो खैर टीचर सेलिब्रिटी हो गए हैं, बहुत सारे कवर पेज पर आते हैं, रेड कारपेट चलते हैं, फिल्में बनती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, पॉडकास्ट में पहुँचते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं भी था, तब भी आई रियलाइज कि टीचिंग इज समथिंग that belongs to me. You loved it. I still love it, and I'll not exchange it for anything in the world, unless of course government throw me out. That I can't help it. अगर मान लीजिए वो कहे कि नहीं जी आपको नहीं पढ़ाने देंगे, हो सकता है कल, कोई हैरानी की बात नहीं, कब ऐसा हो। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही बोलते रहे ना तो जल्दी हो जाएगा। पता नहीं कब उनका जो रडार है वो आपको उसमें। देखिए, हम थैंकफुली अभी भी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, और इस देश में विश्वविद्यालय के शिक्षक तकनीकी तौर पर भी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। हम लोग एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। पैसा जरूर जिम्मेदारी है सरकार की देना, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसीलिए हम लोगों को अलाउड है कि हम अपनी राजनीतिक जो समझ है उसे साझा कर सकें। तो अभी तक तो हम बचे हुए हैं, लेकिन क्या पता। दूसरा सर, जो आपकी एक छवि बनी है शुरुआत से, जब से मतलब यूट्यूब आया है, तो IAS जैसे ही हम सर्च में एंटर करते थे, आपके इंटरव्यूज़ हमारे सामने आते थे। मैंने खुद आपका देखा हुआ है इंटरव्यू, और देखकर ही लगता है यार इतना मुश्किल इंटरव्यू होता है, तो वो मेरे को नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है। तो आप इस चीज़ से कैसे जुड़े कि आपने इंटरव्यू लेने स्टार्ट किए? देखिए, इंटरव्यू वाला जो प्रकरण है ये आता है डॉक्टर विकास त्रिवेदी। आप जानते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और उन्होंने एक समय के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा विजय नहीं करने का मन है। तो कई वजह थी। एक तो ये था कि वो नौकरी IAS नहीं थी, अलाइड सर्विसेज में थी। तो जो सोच के व्यक्ति जाता है वो वाली नौकरी नहीं थी। और दूसरा, उनको भी रियलाइज़ हो रहा था कि उनका दिल कहीं और है। तो उन्होंने ये दृष्टि की शुरुआत की और वहाँ से इस्तीफ़ा दिया सरकारी नौकरी से। और जब दृष्टि शुरू हुआ और हिंदी माध्यम में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था, शुरुआती 2-1 सालों में उन्होंने एहसास किया कि वे बच्चे जो मेंस क्लियर करते हैं, उनके पास, हिंदी वाले बच्चों के पास इंटरव्यू गाइडेंस का कोई अच्छा कार्यक्रम कहीं नहीं है। वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम के कार्यक्रम चलते थे, 2-3 जगह ही चलते थे, और वही लोग बैठ के हिंदी भी पूछ लेते थे। तो उन्हें लगा कि हिंदी माध्यम के लिए अलग से बनना चाहिए। तब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि भाई हम ये ऐसा करते हैं। और चूँकि मैं दोस्त था, आसपास उपलब्ध था, और जैसा कहा कि डाइवर्सिटी थी मेरे पर्सनैलिटी में, तो उन्हें लगा कि मैं शायद इंटरव्यू ले पाऊँगा।
तो हमने शुरू किया, फिर पिछले 20-22 साल से लगातार ऐसा चल रहा है। तो मैं उससे जुड़ा और मुझे खुशी है कि मैं उससे जुड़ा। जैसा मैंने कहा कि मैंने इस प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखा है। 20 साल से भी ऊपर का समय आप हाँ, ये लगातार इतना अवसर हो गया है और मैंने इसमें काफ़ी बदलाव होते हुए भी देखे हैं, लेकिन आई एंजॉयड इट। तो सर एक क्यूरियोसिटी सबके मन में रहती है, आम जनता के मन में तो रहती ही है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रियल जो इंटरव्यूज़ IAS के लिए जाते हैं उसकी एक प्रैक्टिस होती है। तो जो व्हाट्सएप कल्चर है उसमें आपने भी कई ऐसे चुटकुले सुने होंगे कि आपसे ये पूछा गया है कि भाई कितनी रेल की बोगी थी। अमिताभ बच्चन की मूवी में भी ये सवाल डाले गए थे कि कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए हो। तो क्या इस तरह के भी सवाल पूछे? देखिए, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ओके, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहला कि मॉक इंटरव्यूज़ रियल इंटरव्यूज़ का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते। ओके, दो वजहों से नहीं होते। पहला, ये इंटरव्यू आपको तैयारी कराने के लिए, इसलिए जानबूझ के उनको थोड़ा सा अगर मुश्किल तैयार किया जाएगा, जैसे आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेट प्रैक्टिस में थोड़ी सी मुश्किल बॉल अगर दी जाएंगी तो उस समय आपको आसान रहेगा। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों से मॉक इंटरव्यूज़ एक मीडिया प्रोडक्ट भी है। वो कंज्यूम किए जाते हैं और वो कंज्यूम केवल एस्पिरेंट्स द्वारा नहीं किए जाते। दरअसल मीडिया मॉक इंटरव्यूज़ को देखने वाली बहुत बड़ी जमात वो है जिसका UPSC से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? तो वो भी एक दबाव की तरह वहाँ पर होता है। और दूसरा, सैद्धांतिक तौर पर भी मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज़ का काम, मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट का अंतर है। कुछ पैनलिस्ट मानते हैं उसको एग्जैक्ट रेप्लिका होना चाहिए। अच्छा। मेरा मानना है कि उसका एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग चीज़ें ऐसी करते हैं जिनका प्रभाव दरअसल रियल इंटरव्यू में पड़ता है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। जब 3-4 साल पहले जब मॉक इंटरव्यूज़ बहुत पॉपुलर हुए, उसके बाद UPSC में लिए जाने वाले इंटरव्यू जो थे उनका स्ट्रक्चर बदला। अच्छा, वो उन मॉक इंटरव्यूज़ जैसे होने लगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा मीडिया में बहुत बार होता है कि जब आप मीडिया में कोई चीज़ आती है तो वह रियल चीज़ को प्रभावित करने लगती है। तो वो मॉक इंटरव्यूज़ ने भी एक फिनोमिना के तौर पे ऐसा किया है। मुझे खुशी है कि ऐसा, क्योंकि अब मेरे पास ये मौका मिला इसके कारण कि अब मैं मसलन, मुझे नहीं पता कि बाहर वहाँ पर संवेदनशीलता, जेंडर को लेकर संवेदनशीलता कितनी जांची जाती थी, क्योंकि आमतौर पर पुरुष लोग बैठे होते थे और एक तरह की, हम लोगों ने जेंडर के सवाल पूछने शुरू किए, हम लोगों ने सेंसिटिविटी के सवाल पूछने शुरू किए और हम पाते हैं कि वहाँ ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं। ये कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, यानी कुल मिला के सामाजिक संवेदनशीलता, पॉलिटिकल करेक्टनेस इंटरव्यू स्ट्रक्चर्स में पहुँचती है। इसमें कुछ योगदान हमारा भी है। बिल्कुल सर, आपके इंटरव्यूज़ पूरी दुनिया देखती है तो वो तो देखेंगे ही, जाहिर सी बात है। और इन्फ्लुएंस, मुझे नहीं पता वो डायरेक्टली देखते हैं या नहीं देखते, ऐसा कोई मैंने कभी पूछा नहीं, हालांकि मेंबर्स मिलते हैं कभी कभी, लेकिन सीधा पूछा नहीं। लेकिन हमने इंटरव्यूज़ के स्ट्रक्चर में आए बदलाव को स्टडी किया है। सर एक सवाल और था, सपना तो जैसे हमने बात बहुत की है अभी कि लाखों लोग सपना देख लेते हैं और कई बार तो उन्हें ज़बरदस्ती दिखाया जाता है, लेकिन कई बार क्या आपको लगता है, ज़्यादातर बच्चों से आप मिलते ही रहते हैं, कि वो सपने उनके ऊपर थोपे गए होते हैं माँ बाप की वजह से? ज़्यादातर क्या, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका सपना 3 सपने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, तो 99% चांस है कि आपका सपना नहीं है। मैं सीधा कह रहा हूँ, और ये मैं एम्पेरिकल सेंस में कह रहा हूँ। क्या वजह है? क्योंकि दरअसल एक पूरा का पूरा सिस्टम इमर्ज हुआ है जो आपको फर्जी तौर पर ये एहसास कराता है कि आपका सपना है, और फिर आप इसे ओन करते हैं और बाद में बाकायदा दावा करने लगते हैं कि आप ही का सपना है। बल्कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपका सपना नहीं है तो आप मुझसे लड़ बैठेंगे, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मेरा सपना है, तुम्हें क्या पता, मैं बचपन से IAS बनना चाहता। इससे ज़्यादा फेक सेंटेंस कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, बचपन से कोई व्यक्ति क्यों ऐसी नौकरी चाहेगा जिसमें एक सफ़ेद तौलिए वाली कुर्सी पर लगातार 30 साल तक बैठे रहना? क्या बचपन में ऐसे सपने आते हैं किसी को? नहीं। तितलियों के सपने आएंगे, परियों के सपने आएंगे, राजकुमार के सपने आएंगे, पहाड़ों के सपने आएंगे, चिड़ियों के सपने आएंगे, नदी के सपने आएंगे, अब तमाम दूसरे लड़ने के सपने आएंगे, लड़कियों के सपने आएंगे, लड़कों के सपने आएंगे। क्यों बाबू बनने के सपने आएंगे भाई? इसका मतलब आपने बाद में अपने आप को एहसास दिलाया कि मैं बचपन से यही बनना चाहता था। और क्यों बनना चाहेगा भाई? ऐसा भी क्या है, बड़े होकर तो मजबूरी है कि भाई आपको पता लगा कि ज़िंदगी इतनी मीठी मीठी नहीं होती है,
आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपको घर चलाना पड़ेगा, आपको पैसा चाहिए, इसलिए आपको नौकरी के सपने आने लगे, मजबूरी है, समझ में आ रहा है। बचपन में क्यों आएंगे भाई? लेकिन लोग दावा करते हैं कि उनके बचपन से ये सपने। क्योंकि सर एज ए टीचर मैंने भी जब कभी किसी छोटी क्लास में मैं गया हूँ तो मेरी लगी है क्लास, तो मैंने पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो 90% बच्चे, जैसे आपने कहा कि तितलियों के सपने वैसे होना चाहिए, 90% बच्चे कहेंगे मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि उन्हें इनकी फुल फॉर्म भी नहीं पता, ये भी नहीं पता ये काम क्या करते हैं। डरावना है वो। वो जो मीम चलता है एक बच्चे का, देखा है? कि बन के तो रहूंगा ही रहूंगा, देखा आपने? ये हमारे देश की डरावनी सच्चाई बता रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप राजस्थान से आते हैं, हाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं। चूंकि इस बेल्ट की ने अपने बच्चों को विविध सपने नहीं दिए, मजबूरन अब वही 4 सपने सब पर थोपे जा रहे हैं। एक नई प्रक्रिया इसमें जो शामिल हुई ऐसा करने में, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में विजयन चौहान की शक्लें दिखा कर, इंटरव्यू दिखा कर तो आपको लगेगा हाँ मैं भी यही करना चाहता हूँ, जिसे हम परसुएसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके सपनों को भ्रमित तौर पर यकीन दिलाना आपको कि यही आपका सपना है, जो कि दरअसल आपका जरूरी नहीं है कि हो, नहीं है कि वो आपका अंदर से पैशन है या नहीं है किसी चीज़ के लिए। मतलब ठीक, पैशन कई बार ओवररेटेड चीज़ होता है, कई बार हम मजबूरियों से भी तय करते हैं, लेकिन वो आपके स्ट्रक्चर से उपजा हुआ सपना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। एग्जैक्टली भाई अपर मिडिल क्लास आईएएस बनना चाहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? उसके पास आईएएस बनने के कारण भी है, आईएएस बनने से मिलने वाले फायदे भी हैं, आईएएस बनने के रिसोर्सेज भी हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात, आईएएस नहीं बन पाया तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी है। वो कुछ और कर लेगा, पिताजी करा देंगे, माताजी करा देंगी, कोई और नौकरी कर लेगा, नहीं तो कॉर्पोरेट में चला जाएगा। लेकिन आपने ये जो इन बच्चों को लगा दिया, खेत बेचकर, कर्जा लेकर, इसकी किसी की जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? कि इसका सपना नहीं था लेजिटिमेट। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब को बड़े सपने नहीं लेने चाहिए, दरअसल ये प्रोपोर्शनेटली बड़ा सपना नहीं है, ये कैनोनाइज्ड सपना है। वरना क्या है, 75-80 हज़ार रुपये महीने की नौकरी तो है, हाँ, लेकिन चूंकि बाबू साहब, लाट साहब, लाल बत्ती, वो जो सोशल स्टेटस आपने इसके साथ जोड़ा, एग्जैक्टली जो इस समुदाय के लोगों को, हाँ मेरा बेटा लाट साहब बन गया, तहसीलदार बन गया, मेरा बेटा डीएम बन गया, तो जिंदगी संवर जाएगी। अगर बेचारा कोई बन भी जाता होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी बुरी होती होगी, सोचिए जरा। केवल परिवार की नहीं, पूरी रिश्तेदारी की, पूरी बिरादरी की, पूरे गांव की जिम्मेदारी, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी से एक सरकारी अधिकारी पे आ गए जो कमाता बेचारा 80,000 1 लाख। करेगा क्या? अब या तो करप्शन करेगा, हाँ, ठीक है ना, या फिर बेचारा बुरा माना जाएगा बिरादरी में कि सुनता नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि आप दरअसल आर्टिफिशियलिटी को एक बड़े पैमाने पर थोप दे रहे हैं। तो सर इसी से रिलेटेड, चाहे तो हम आईएएस बनने की बात करें या एसएससी क्लियर करके सरकारी इंस्पेक्टर लगें, कुछ और लगें, या जेईई एडवांस की तैयारी कोटा में करते हैं, तो पीछे आपने भी नोटिस किया होगा कि जो ये सुसाइड केसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस, बहुत से बच्चे मतलब हर दिन अखबारों में आते रहते हैं रिजल्ट आने के बाद कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप उन बच्चों के लिए क्या आपका? देखिए सत्येंद्र जी, पहले तो चूँकि इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, जिसे हम ट्रिगर वार्निंग कहते हैं, चूँकि आत्महत्या पे बात हो रही है, तो मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि यदि आपको ट्रिगर होने की आशंका होती है तो आपको आगे इंटरव्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर बातचीत बहुत संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। देखिए, मैं उस समझ का टीचर हूँ जो ये मानता है कि कोई भी आत्महत्या मूलतः समाज द्वारा की गई हत्या होती है। मर्डर है, एसेंशियली मर्डर है, कलेक्टिवली किया गया मर्डर है। अगर आपने, और ये मामला केवल दबाव का नहीं है, ऐसे समझिएगा, आप ये कहें कि भाई आप पेपर ऐसे बना दीजिए, तो ये कुल मिलाकर हमने सोशली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें लगता है कि कहीं किसी टेंजिबल, किसी ठोस लक्ष्य की प्राप्ति अगर आपने नहीं की तो आपका जीवन निरर्थक है। बड़ी रोचक बात है कि यूरोप को कभी ये परेशानी नहीं हुई, सोच के देखिए जरा।
वहाँ पर भी बाबू चाहिए होते हो, हाँ। वहाँ पर भी अधिकारी भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ जी। लेकिन अल्टीमेटली आप एंटरप्रेन्योर बनकर, बाबू बनकर, अधिकारी बनकर हासिल क्या करते हैं? आप हासिल करते हैं एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इत्मीनान हो, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसे हम लेज़र कहते हैं। वो हमारे देश ने तमाम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का लेज़र तो लिया छीन, उसको दे दिया तनाव, और फिर ठोस चीज़ें दे दी। अगर तुम यहाँ पहुँचे तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, वरना तुम्हारी ज़िंदगी निरर्थक। जो पहुँचे उनकी भी बुरी है। मैंने एक बार एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जो आईएएस था। अच्छा। उसने रिजाइन किया, दोबारा इंटरव्यू दे रहा था। ऐसे तो मैं हर साल लेता हूँ, इस साल भी लिए कम से कम 5-6 जो कि सिटिंग आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को सफल नहीं मानते। अच्छा। तभी तो आईएएस की कोशिश कर रहे हैं ना। सही बात है। और बाकी सेंट्रल सर्विस तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सारे ही कर रहे होते हैं। जरा सोच के, इसका मतलब कि नौकरी का मिलना एक पैमाना नहीं है, मतलब नौकरी का मिलना आपको संतुष्टि दे नहीं रहा है। आईएएस बन के भी नहीं दे रहा है, आईपीएस बन के भी। यही आप देखेंगे एनआईटी में जब जाता हूँ तो बच्चे सारे दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस क्लियर नहीं हुआ, जेई क्लियर किया, लेकिन बच्चे दुखी हैं कि थोड़ी और मेहनत की होती तो एडवांस करता आईआईटी में होता। आईआईटी में जाते हैं तो बच्चे दुखी हैं, थोड़ी और मेहनत की होती तो मैकेनिकल सिविल नहीं कर रहा होता, सीएस कर रहा होता। सीएस वाले में जाते हैं तो कहते हैं थोड़ी और मेहनत की होती तो आईआईटी बॉम्बे में सीएस कर रहा होता, आईआईटी दिल्ली में सीएस कर रहा होता। यू कैन यू सी, जिसे आप सक्सेस कह रहे हैं, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है उसके लिए तो वो फेलियर है, या इट इज नॉट सक्सेस इनफ। लेट अस नॉट कॉल इट फेलियर, बट इट इज नॉट सक्सेस इनफ। इनफ इन अ सेंस व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने एक हायरार्की बना दी, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, और उसमें हर व्यक्ति अपने से नीचे देखने की बजाय कहाँ देखेगा? अपने से ऊपर देखेगा और अपने आप को सफल मानेगा। इट इज हैपनिंग ऑल थ्रू। किसी और देश में मतलब जिन देशों ने सभ्यता पहले इस वाली मॉडर्न वाली सभ्यता को पहले से देखा, उसमें ये तनाव नहीं है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि मछली का कांटा डालकर इत्मीनान से 2 घंटे बैठकर मछली पकड़ना सुख है, किताब पढ़ना सुख है। लेजर इज जॉय, लेजर इज लाइफ। हमने बच्चों से सारे लेजर छीन रखे हैं, बड़ों से भी छीन रखे हैं। किसी को लग रहा है कि यार लाइक कम आ रहे हैं, किसी को लग रहा है कि शेयर कम हो रहे हैं, किसी को लग रहा है कि और कुछ कर लें, एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वी आर ट्रेन नॉट टू बी सेटिस्फाइड। ओके, हमें ट्रेन किया जा रहा है। हमारे यहाँ मनोविज्ञान में पावलो नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हाँ। जिन्होंने कंडीशनिंग सिखाई है, या जो बताते हैं कि कैसे व्यक्ति के दिमाग को कंडीशन किया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रैट वाला, एसआर, जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट है। हाँ। हम लोग दरअसल पावलो के कुत्ते की तरह कंडीशनड हैं। हम कंडीशनड हैं दुखी रहने के लिए, हम कंडीशनड हैं दरअसल लेज़र की अहमियत को न समझने के लिए। मतलब सोचिए ना, हमारे देश में हिंदी इतनी बड़ी है जिसके सारे सपने आपने बताए। हाँ। जरा पूछे, बताइए हिंदी की किताबों के कितने एडिशन छपते हैं? पूछे ना, किसी प्रकाशक को पकड़ लीजिए, हिंदी की किताबें कितनी छपती हैं। वो कहेगा जी हिंदी की जो उपन्यास कहानी है 500 छपती है। 20 करोड़ तो अकेले उत्तर प्रदेश में है लोग। हिंदी प्रदेश की आबादी 60 करोड़ है। 60 करोड़ में आप 500 किताबें छापते हैं, इसका मतलब हिंदी समाज किताब नहीं पढ़ रहा। आप समझ पा रहे हैं? लेज़र जिसकी मैं बात कर रहा था, ना किताब पढ़ रहा है, ना गीत गा रहा है, ना पेंटिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना कला, ना संगीत, ना आनंद, कुल मिला के दौड़ में लगा हुआ है, भागम भाग। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आज के दिन। टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये किस दिन फट जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति नहीं है जो अनंत काल तक चल सकती है। पॉन्जी स्कीम की विशेषता क्या होती है? जब नए लोग घुसना बंद करते हैं, पॉन्जी स्कीम ढह जाती है। याद है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग में? हाँ। जब तक आपको नए कस्टमर आप बना पा रहे हैं तब तक वो चल रही है, और फिर एक दिन हो गया नहीं, मैं नहीं। जिस दिन इस देश के युवा ने खड़े होकर कह दिया कि इस पचड़े में मैं नहीं पड़ रहा, उस दिन ये पॉन्जी स्कीम डरा के भरभरा के गिर पड़ेगी। और आज के दिन सर सोशल मीडिया जिस हिसाब से एकदम से वायरल चीज़ें हो जाती हैं, आपको लगता है कि जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है या एसएससी का रिजल्ट आता है, तो आपने जैसे बताया बार बार रील्स वगैरह देखकर, तो इनसे टैकल कैसे कर सकते हैं यूथ? देखिए, ईमानदारी की बात है, ये नए फिनोमेना है।
युवा के लिए भी नया फिनोमेना, विजन चौहान के लिए भी नया फिनोमेना, जी। ठीक है ना। हम लोगों ने भी, सब लोगों ने एक ही साथ इस चीज़ को देखा है और उसको एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तरीके तो अपनाने पड़ेंगे। इसमें केवल आत्मानुशासन की बात नहीं है। मेरी जो उम्मीद है वो रोचक बात है, मैंने इस बात को IIT पटना में कहा था। मेरी जो उम्मीद है वो दरअसल टेक्नोलॉजी से निकलने की है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि AI समस्या है और AI ही समाधान देगी। ओके, वी विल हैव दैट फॉर्म ऑफ AI, आई होप समडे। कोई तो कोडिंग करने वाले व्यक्ति की समझ में आएगा कि ये जहर फैल रहा है, कोई तो देख रहा होगा, कोई तो देख रहा होगा ना। वो कहेगा कि नहीं, अब ऐसे कोड की जरूरत है जो हमें तय करने दे। अभी तक AI तय कर रहा है हमें क्या दिखाने वाला है, उसकी एल्गोरिथम तय कर रही है कौन सा वीडियो आपको सजेस्ट करना है, कौन सा वीडियो आगे भेजना है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि AI will come up with the solution where this agency will lie with the user and not with the coder. और सर इसी से जुड़ता एक सवाल है कि आज के दिन हर कोई पॉपुलर होना चाहता है और हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, तो इन दो टर्म्स में आप डिफरेंस समझाइए दर्शकों को। देखिए, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है और ऐसे ही हमारे यहाँ अर्थ और यश, ठीक है ना, दोनों को माया माना गया है। आप तो खैर लोकप्रिय शिक्षक हैं, आपको अच्छे से पता है कि शुरुआत में 4 दिन आप इसमें रहते हैं, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि मतलब हम लोगों ने वो समय देखा ही, आज भी देखते हैं कि मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो लोग आपसे सेल्फी मांगेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उनके चेहरे की रंगत बदलेगी, वो ऐसे घूमेंगे। अब ये सब हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर आप इस बात को, इस जाल से मुक्त नहीं हो पाए तो यू आर डूम्ड। फिर आप उस, मतलब मैं बुरा उदाहरण दे रहा हूँ पहले से कहकर, लेकिन आप उस नायक या नायिका की, हीरो या हीरोइन की तरह हो जाते हैं जो 50-55 के हो जाते हैं और उनकी पूंछ जब घटती है तो बजाय वो उसे स्वीकार करने के, फिर वो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कर लो, कॉस्मेटिक सर्जरी कर डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, क्योंकि आप दरअसल तैयार नहीं होते ये जानने के लिए, मानने के लिए कि यश सदैव नहीं रहता। यश और सत्ता सदैव नहीं रहने वाली, आप चाहे कितने ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो। ताकतवर लोग भी सुन ले तो शायद चुनाव बदल जाए। सर अभी जैसे आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया पर जब अचानक आपके इंटरव्यूज़ वायरल होने लगे कि इंटरव्यू में आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब पूरी इंडिया में रातों रात एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे उभर के आए, अदर देन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया और कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी भी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। एक आध जगह पे तो मैंने जब ये बात बोली तो लोगों को लगा जैसे मैं इस बात से चिढ़ गया हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वहाँ पर भी मैं ये बात नहीं कह रहा था। मैं चूंकि सोशल मीडिया पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मैंने इसको केवल विश्लेषण करने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यूँ आप जानते हैं कि किसी भी कंटेंट के बारे में ये कह पाना कि वो वायरल क्यों हुआ होगा मुश्किल होता है, और होने से पहले तो असंभव होता है। होने के बाद आप उसके सिद्धांत गढ़ सकते हैं कि ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। तो मैंने भी सिद्धांत ही गढ़ने की कोशिश की कि क्यों हुआ होगा। आई रियलाइज कि शायद इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत सारी सिचुएशन पे लग सकता था। एग्जैक्टली, आप समझ पा रहे हैं? तो मेरी बिटिया जो है मिरांडा हाउस में पढ़ती है, वो किसी दिन क्लास में बैठी हुई थी और वो चूँकि जैसे बच्चे बैठते हैं, गर्ल्स कॉलेज है, वो फैल के बैठी हुई थी, तो उसके क्लास में किसी बच्चे ने आकर कहा उससे कि आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल। अब आप समझ सकते हैं कि वो मेरी बेटी है और क्लास के बच्चे जानते हैं इस बात को। तो इस वजह से सिचुएशन एकदम अलग हो गई। एंड आई रियलाइज कि स्कूल में ये इस्तेमाल हो रहा है, कॉलेजेस में इस्तेमाल हो रहा है, मीम्स में तो खैर हो ही रहा है, उसको तो सोशल मीडिया पे तो हो ही रहा है, क्योंकि इसमें ये अडेप्टेबिलिटी है। ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता, रमी का जोकर जैसे होता है ना, कहीं भी लग सकता है। इसलिए शायद ये इतना लोकप्रिय हुआ। मैंने इसे कैसे लिया, जैसा मैंने कहा कि मुझे शुरुआत से पता है कि ये कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। मीम बहुत शॉर्ट लिव्ड चीज़ होते हैं, आज है कल नहीं होगा, तो एन्जॉय टिल इट लास्ट। तो वही उसी सेंस में मैंने इसका आनंद लिया है। मैं खुश हूँ कि बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया और वो इस पर मुस्कुरा पाए, इस पर हंस पाए, अच्छी बात है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई शास्त्रीय और कालजयी चीज़ की तरह देखा जाए। लेकिन स्टिल आप एंजॉय करते हैं कि चलो। आई डू एंड इट इज़, भाई आप सोच के देखिए ना, जिन लोगों को हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं वो आपसे मिले और कहें कि मैं जानता हूँ आप कौन हैं,
या वो मिलते हुए कहें कि आपके हाथ मिलाने का तरीका कैजुअल है, तो आप समझ पाते हैं कि आप नहीं उम्मीद करते कि ये व्यक्ति मुझे जानता होगा। ठीक है, तो ये इस सेंस में ये अच्छा लगता है। मैंने ऐसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं हूँ तो वो पहचान जाते हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। मेरे क्लास के बच्चे, मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे ये सब पहचानते हैं, तो अच्छी बात तो है। इसका एक शातिर दूसरा लाभ भी मैंने उठाया। चूँकि मैं इस लोकप्रियता के उसमें आया, तो जो बातें मैं कहना चाहता था मुझे वो कहने का प्लेटफॉर्म मिला। एग्जैक्टली। इसलिए जब मुझे लोग इनवाइट करते हैं पब्लिक फंडेड एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन जब मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। भले ही कष्ट होता है, उसमें पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर आप इन विद्यार्थियों से वो बातें कह सकते हैं जिन्हें अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा। आज के समय में अगर आप बहुत इमोशनल अपीलें नहीं कर रहे हैं, आप किसी की बुद्धि को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आमतौर पे लोग नहीं सुनेंगे, अनलेस सुनाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका पहले ही कुछ लगाव हो, कनेक्शन हो। ठीक है ना। तो मैं इस कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी बात कहता हूँ। बहुत बढ़िया। वरना आपको क्यों लगता है कि मैं 40 किलोमीटर चल के आपके पास क्यों आया? बिल्कुल सर, मैं बहुत उसके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी इस बात को सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझें। और अब तक हमने बात कर ली थोड़ी सी डिमोटिवेशन की कि आप अपने सपनों का बोझ अपने ऊपर ना ला दें और हर चीज़ को इतना सीरियसली ना लें। तो अब उन बच्चों के लिए भी आप एक बात कह दीजिए जो सच में चाहते हैं या उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि उन्हें आईएएस की तैयारी करनी है, उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। तो 2 सवाल है मेरे। एक तो कब से इसको शुरू करना चाहिए, तैयारी कब से शुरू करें, और किसी भी स्टूडेंट को ये पता कैसे चले कि वेदर आई एम कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर और नॉट, डू आई हैव इट इन मी और नॉट। See, देखिए, there are two things. Technically speaking, we all know that it needs around 18 months of preparation. ओके। 18 महीने की लग कर तैयारी की जरूरत इसे पड़ती है, 1.5 साल तक। ठीक है ना। मैं लग कर का मतलब है आपका यही एकमात्र काम होता है। ओके। तो जब भी आपके पास 18 महीने एक साथ हों, उससे जस्ट पहले शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जिसमें बहुत पढ़ाई का बोझ नहीं है, तो आप 3rd ईयर से शुरू कर दीजिए, वरना 3rd ईयर खत्म कीजिए फिर शुरू कर दीजिए। छूट गया था, आप मान लीजिए आप 25-26 साल के हुए, तो अब आपके पास 1.5 साल है, तो शुरू कर दीजिए अगर करना हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, करना हो तो। अगर ये आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, फ्री चॉइस है, एंड यू हैव मीन्स फॉर इट, दैट इज ऑल्सो यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द फेलियर इन इट, तो आपको इसमें कूदना चाहिए। आप अगर असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। चाहे आप तोप हों तब भी। ठीक है। अपने प्रिविलेजेस और अपने डेप्रिवेशंस दोनों को पहले परख लीजिए। इसमें सर कहीं ना कहीं आईक्यू का भी देखिए, सवाल आता है। आप पता नहीं, आईक्यू एक तकनीकी शब्द है। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, पर मैं मानता हूँ कि ये एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपसे कोई विशिष्ट ज्ञान की मांग नहीं कर रहा, ये आपसे सामान्य कॉमन सेंस बहुत अच्छी होने की मांग कर रहा है। इफ यू आर अ पर्सन विद लो कॉमन सेंस, आईक्यू आई डोंट नो, ठीक है, बट इफ यू आर अ पर्सन विद लो कॉमन सेंस, देन इट इज नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू। इफ यू आर अ पर्सन which who is inclined to the specialized knowledge, then it is not for you. नॉट फॉर यू। ठीक है ना। मान लीजिए आपको कोडिंग बहुत पसंद है और कोडिंग में आप तोप हैं, कोडिंग छोड़ के आप आईएएस की तैयारी करेंगे, 2 नुकसान होंगे। एक तो एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर डेवलपर हमसे मिस हो जाएगा, एग्जैक्टली। और दूसरा ये आपके मतलब की जगह चीज निकलेगी नहीं, क्योंकि ये इट नीड्स यू टू बी अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट रियली द डीपेस्ट, नॉट रियली द डीपेस्ट। मतलब नोइंग मोर एंड मोर अबाउट मोर एंड मोर इज रिक्वायर्ड, knowing more and more about less and less is not something that is there. और मतलब कुल मिलाकर मैं फिर से कह रहा हूँ, सबको करने की जरूरत नहीं। और जो लोग फिर भी कर जाते हैं या जो अभी कर रहे हैं तैयारी, और 90% लोगों को तो जैसे आपने कई इंटरव्यूज़ में कहा, उन्हें पता होता है कि मेरा नहीं होगा, वो फिर भी करे जा रहे हैं। और वो जब साल अटेम्प्ट उनके पूरे हो जाते हैं और उनका नहीं हो पाता, तो क्या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ होती है कि प्लान बी टाइप की? यहाँ मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। मतलब मैं ये कभी नहीं कहता कि ये तैयारी आपको कुछ नहीं देती। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप इस प्रोसेस में रहे, ये ठीक है कि आपने एक बहुत हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है, आप नौकरी कर रहे होते, आप अनुभव पा रहे होते, आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कुछ कर रहे होते, उसकी जगह पे आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है। ये मॉनिटरी भी है और नॉन मॉनिटरी भी है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि आप इस तैयारी से कुछ हासिल नहीं कर रहे हो। अगर आप इस सिस्टम में होते हैं, आप करोल बाग में हैं, आप मुखर्जी नगर में हैं, तो उस दौरान रिलेशनशिप से लेकर समझदारी तक में जो बदलाव आएगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के नहीं आए होते। उन्होंने स्कूल कॉलेज में केवल परीक्षाएं दी हैं, पास हुए हैं। उनको अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी थी। एक वजह है उनके फेलियर की ये, लेकिन अगर वो ऐसे बच्चे यहाँ के तैयारी करते हैं तो पहली बार लग कर पढ़ते हैं, पहली बार उन चीज़ों को सीखते हैं कि ये जो हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे, ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, इनके बीच में इंटरलिंकेजेस हैं। ये जो चीज़ आप हासिल करेंगे ये वो लाइफ स्किल है। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर होगी, आपकी फिलोसफिक समझ बेहतर होगी, आपकी सोशोलॉजिकल समझ बेहतर होगी, इतने सारे डिसिप्लिन्स के बारे में आप जानेंगे। आप दूसरे लिंग के लोगों के साथ, दूसरी जाति के लोगों के साथ, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ रहना जीना सीखेंगे। ये सब आपके काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से निकले तो कहें कि मैंने तो सारा समय बर्बाद किया। नहीं, बर्बाद नहीं किया, आपने इसमें काफ़ी कुछ हासिल किया है। उस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी कभी भी दोबारा शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की बैठक में ये बैठक क्यों ख़त्म हो रही है, कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी बैठकें होती हैं जहाँ पर सच में आपको लगता है कि भाई ये तो चलता ही रहे। तो मैं इतना इंट्रिग्ड था कि मैं भूल गया आधे सवाल, तो मुझे सर से क्या पूछने थे और क्या बातें रही। तो टोटली मेरे लिए एक ही एनचेंटिंग एक्सपीरियंस रहा। और सर यहाँ इतनी दूर से आए हैं मेरे पास, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मैं बता नहीं सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस बैठक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अपनी सपनों की जो उड़ान है वो कहाँ तक रखनी है, कितनी रखनी है, और उसकी कीमत आपको कितनी चुकानी है, नहीं चुकानी, वो सब क्लैरिटी मुझे पूरी उम्मीद है आज डॉक्टर विजेंद्र चौहान सर से आपको मिली होगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी प्यार इस पॉडकास्ट को, इस बैठक को मिलेगा। और एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। शब्दों से भरपाई नहीं हो सकती, बट फिर भी दिल से थैंक्स सर, आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मास्टर जी की बैठक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।